तो हमने रेशियो एनालिसिस हमने जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है। अगर उसमें कोई रेशियो अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सअप करके आप हमें बता सकते हैं, या फिर अभी हमने राइट नाउ टेलीग्राम पे एक हमने ग्रुप बनाया है, डाउट ग्रुप, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोरकास्टिंग यूजिंग रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो तो चलो हमने यूज़ कर ली, ठीक है, कि उससे हमें पता चल जाता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है एफिशिएंट है या फिर नहीं, या फिर कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। ठीक है, बट अब हमें क्या करना है, उस बेसिस पे हमें फोरकास्टिंग करनी है। मतलब कि हमें ये पता लगाना है कि क्या फ्यूचर में कंपनी इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी। ठीक है, तो जब हम ये फोरकास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो इसका मतलब कि हम पास्ट के डाटा के बेसिस पे हम फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हम उसका पता लगाएंगे। ठीक है, या फिर हम ये बताएंगे कि अच्छा अगर कंपनी की अगर प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है तो फ्यूचर में भी हो सकता है 10% से बढ़ रहा हो, पर ध्यान रहे वो डाटा पास्ट का है। ठीक है, तो हमें बस उसका बिहेवियर हमें पता लगाना है। ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, फिर हमें उसी के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। बट जब हम ये डिसीजन ले रहे होंगे तो हमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, हमें अपने पर्सनल जजमेंट भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब हमें खुद से कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी कि हो सकता है फ्यूचर में कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10% से ना बढ़े, हो सकता है 12% से बढ़े, क्योंकि हमने कंपनी की जो परफॉर्मेंस है हमने वो देख ली। ठीक है, मतलब कंपनी का जो हमने मैनेजमेंट एनालिसिस है हमने वो करा, तो उससे हमें पता चला कि अच्छा फ्यूचर में कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है 10 से 12% से बढ़े। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इससे ख़राब सिचुएशन हो 8%। तो वहाँ पर हमें पर्सनल जजमेंट हमको करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें अलग अलग सिनेरियो के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे तो हमें एनालिसिस और थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम पास डाटा के बेसिस पे फ्यूचर का डिसीजन लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे है उसके बारे में भी हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कंपनी को अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे हमें एजम्पशंस अपनी तरफ से भी हमें रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक तो बस इतना ही था। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें वॉरेन बफेट और जो चार्ली मंगर हैं, ग्राहम हैं, ठीक है, उनके हमें कुछ कोट्स दे रखे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर, तो आप पढ़ सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो पीयर कंपैरिजन। देखिए जब भी आप रेशियो एनालिसिस करें तो उस रेशियो को उनकी जो पीयर कंपनीज हैं उनसे आप कंपेयर ज़रूर करें। ठीक है, पीयर कंपनीज मतलब जो उसी सेक्टर में हैं। सपोज दैट अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं रिलायंस जियो का, तो आपको एयरटेल, वोडा, आइडिया, ठीक है, उनकी भी आपको रेशियोज आपको निकालनी पड़ेंगी, तभी आप उस बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, लुकिंग इनटू ए कंपनीज फाइनेंशियल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। हाँ, ये तो बात ठीक है कि अगर हम फाइनेंशियल्स पे अगर हम नज़र रखते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसे उन्होंने बिहेव करा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो पीयर कंपनीज हैं उनके साथ कैसी है। ठीक है, और वो जो कंपनीज होनी चाहिए वो सेम सेक्टर की होनी चाहिए, अलग सेक्टर की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना हमारे लिए कुछ चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड जब हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पीयर कंपनीज हैं, ठीक है, फिर हमें उसका भी एनालिसिस करना है, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उनकी जो रेशियो है वो क्या कहती है। अब यहाँ पे हमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स हमको देखने पड़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। हिस्ट्री ऑफ इक्विटी एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पर हमें एक और एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि कंपनी अपना इक्विटी का एक्सपेंशन कैसे कर रही है, वो अपनी जो कैपिटल है वो कैसे उसको बढ़ा रही है। अब देखिए कंपनी जब भी अपनी कैपिटल बढ़ाएगी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इन एडिशन टू कंपनीज बिजनेस परफॉर्मेंस देर आर ऑल्सो अदर कॉरपोरेट फाइनेंस एक्शंस। मतलब देखिए जब भी हम कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी के और भी अलग अलग फाइनेंशियल एक्शंस हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जिनका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स की वैल्यू पे पड़ता है।
और देखिए कभी भी कंपनी अगर मनी रेज करती है, ठीक है, व्हेन ए कंपनी रेजेस फ्रेश फंड्स, अगर कभी भी कंपनी फ्रेश फंड अगर रेज कर रही है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ कि वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। व्हेन ए कंपनी रेजेस फंड्स एट हाई कॉस्ट इट हैज़ टू बी इवेंचुअली बोर्न बाय एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर। अब कंपनी अगर कई बार फंड अगर रेज कर रही है, ठीक है, बट उस फंड को रेज करने पे मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। अब यहाँ पे खर्चा वाला खर्चा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खर्चा ये है कि अब कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई। पहले अगर कंपनी का 10% या फिर 20% हिस्सा, मान लेते 20% हिस्सा जो हमारे कंपनी के पुराने जो शेयर होल्डर थे उनके पास था, ठीक है। अब कंपनी ने फ्रेश शेयर इशू करके और मनी इकट्ठा कर ली, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे अब। बट अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अगर कंपनी उधार लेती है, ठीक है, अगर डेट लेती है, तो उसका इम्पैक्ट तो हमें साफ साफ हमको नज़र आ सकता है, ठीक है, कि कंपनी को अब कितने सारे चैलेंजेस उनको अब फेस करने पड़ेंगे। वाइल इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डेट एज द कैश फ्लोज अराउंड इट आर कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इक्विटी इश्यूएंस कैन बी मोर चैलेंजिंग, ठीक है। मतलब जो डेट का जो इम्पैक्ट है वो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट जो इक्विटी का जो चेंज है ना वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझ सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगर कंपनी को मनी रेज करना है, ठीक है, तो वो शेयर इशू कर सकती है, हमें पता है, ठीक है। अब वो शेयर कैसे कैसे इशू कर सकती है, एक तो है राइट इशू। तो जब कंपनी राइट इशू लाती है तो हमें पता है कि जो भी राइट इशू आता है वो जो हमारे कंपनी के ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है उसके प्रपोर्शन में उनको दिया जाता है, ठीक है। या फिर कंपनी चाहे तो वो पब्लिक इशू के थ्रू भी वो मनी रेज कर सकती है। बट अब वो कैसे कर सकते हैं, या तो आईपीओ के थ्रू या फिर एफपीओ के थ्रू। अब एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ये तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंपनी देखिए, आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी पहली बार आम जनता से मनी रेज कर रही है, ठीक है, मतलब उनको शेयर बेच के मनी रेज कर रही है। अब कंपनी मान लेते हैं दोबारा से शेयर इशू करके, ठीक है, आम जनता को दोबारा शेयर इशू करके मनी रेज कर रही है, तो उसे बोलते हैं एफपीओ, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फिर आते हैं हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी हो सकता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनको शेयर इशू करके वहाँ से मनी रेज कर रही हो, ठीक है। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स अपॉन एक्साइज ऑफ वारंट, ठीक है। अब वारंट इशू करके भी कंपनी मनी रेज कर सकती है। अब वारंट क्या होते हैं, वारंट एक तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, बट वो भी मतलब एक तरीके के शेयर ही होते हैं, बट उन पे नाम वगैरह नहीं लिखा होता, जिसके बाद भी वो वारंट होंगे, वो कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। और कंपनी चाहे तो ई सॉप्स हो गए और जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी कंपनी इशू करती है, बट जब ये इशू करती है तो कंपनी को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। अब जब भी कंपनी एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो अदर देन थ्रू राइट्स इशू के थ्रू वो मनी रेज कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कंपनी मनी रेज कर रही है, ठीक है, लेकिन वो मनी रेज कर रही है राइट्स इशू के थ्रू नहीं, किसी और चीज़ के थ्रू। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी की जो होल्डिंग्स होंगी, ठीक है, जो ऑनरशिप होगी वो कम हो जाएगी। जहाँ वो 20% के मालिक थे अब हो सकता है 18-19 के हों। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। फिर लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन उन नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है वो बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनी जो ओनरशिप होती है, ठीक है ना, उस पर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इस पोर्शन में तो और कुछ है नहीं पढ़ने लायक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब भी कंपनी राइट इशू लेके आती है, हमको पता है कि कंपनी की जो ऑनरशिप है उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। एज द फ्रेश शेयर्स आर ऑफर टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स, बट इट कॉजेज डाइल्यूशन ओनली टू दो शेयर होल्डर्स हु डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स, ठीक है। बट अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू मनी रेज कर रही है तो उसका भी इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ सकता है। क्यों? अगर वो उसका यूज़ नहीं करते, अगर वो उस राइट का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि उनकी जो ऑनरशिप है तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वो राइट इशू में अगर वो शेयर अगर बाय नहीं करते हैं,
अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर मान लेते हैं कुछ सिलेक्टेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उनको शेयर इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला गया है प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। मतलब इसमें क्या होगा कि कुछ या फिर एक शेयर होल्डर या फिर एक इन्वेस्टर को या फिर एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को ना, उनको जो शेयर है वो इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि कंपनी की जो ओनरशिप है, ठीक है, उसमें चेंजेस आएंगे। बट वहाँ पे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनको इसलिए शेयर इशू किए जा रहे हैं ताकि अगर कंपनी बैंक होने वाली की अगर होने वाली होगी तो उस केस में वो लोग आ सकते हैं और वो कंपनी को वहाँ से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ मेंशन है, on the other hand it may also indicate that there are certain investors who may be able to bail out the company through equity infusion in case of crisis। ठीक है, thus while analyzing historical preferential allotment, it is necessary to take into consideration the situations under which such issues were carried out। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कंपनी ने कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर इशू करे हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किस सिचुएशंस में वो जो शेयर थे उनको वो इशू करे थे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर कोई गंभीर समस्या नहीं थी और कंपनी ने अगर इशू करे हैं, तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। फर्दर द वैल्यूएशन ऑफ सच इशू should also be considered while regulators set rules for minimum price for private placements. Some companies may carry out such transaction at a premium। अब जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके जो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ये सेट कर रखा है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, ठीक है, उसमें आप कितने शेयर आप इशू कर सकते हो। ठीक है, अब मार्केट के जो रेगुलेटर्स है कौन कौन है, वो सेबी है। ठीक है, मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ये चीज़ पहले ही मेंशन कर रखी है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो शेयर इशू करने हैं वो करने हैं प्रीमियम पे। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है ना, उनका जो ओनरशिप है, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ेगा, मतलब पड़ेगा लेकिन उतना नहीं। एक जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड एंड अर्निंग्स हिस्ट्री। तो हमें कंपनी की जो डिविडेंड और जो अर्निंग हिस्ट्री हमें वो भी चेक करनी है। ठीक है, अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी को अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी उसमें से 10,000 रुपये शेयर होल्डर्स में बांट रही है, तो वो 10,000 को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, तो कंपनी की जो डिविडेंड है और जो अर्निंग हिस्ट्री है हमें उस पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, और कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या है, वो भी। डिविडेंड्स आर द वे कंपनी रिटर्न्स मनी टू द शेयर होल्डर्स। ये तो हमको पता है कि डिविडेंड के थ्रू क्या करती है, जो कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो पैसा वापस करती है, मतलब अब प्रॉफिट का एक पोर्शन उनको देती है। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। Thus, it is important that an analyst studies a company's dividend policy and history of profit distribution। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको पढ़ें और कंपनी की जो पास जो हिस्ट्री है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की उसको भी हम देखें। ठीक है, However, while studying the dividend history, one should also take into consideration the business phase of company at different points in time। जब ये चीज़ हम कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम डिविडेंड हिस्ट्री देख रहे होंगे, तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी ने कब कब उन्होंने डिविडेंड दिया और कब कब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इन जनरल कंपनीज आर लाइकली टू पे लेस और नो डिविडेंड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी ग्रोथ हो रही होती है तो उस केस में कंपनी या तो कम डिविडेंड देती है या फिर देती नहीं, क्योंकि वो कंपनी ग्रो कर रही है भी। ठीक है, तो उनको पैसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जब कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो जो शेयर होल्डर्स है वो भी चाहते हैं कि वो हमें अभी डिविडेंड ना दें, अभी वो अब सारा पैसा वो बिज़नेस में लगाएं ताकि वो अच्छी तरीके से वो ग्रोथ कर सके। क्योंकि देखिए एट द एंड उनके जो शेयर की जो प्राइस है, ठीक है ना, वो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट देगी। अब कई बार ऐसा होता है कि देखिए अब जब जो शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं कि जब कंपनी काफ़ी मेच्योर हो जाए, ठीक है ना, वो एकदम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाए, तो जो कंपनी है वो उनको अच्छा खासा डिविडेंड दे और टाइम पे दे। ठीक है, वाइल
वेल डिविडेंड यील्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेच्योर कंपनीज। अब जो मेच्योर कंपनीज हैं उनके लिए हमें डिविडेंड यील्ड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिविडेंड यील्ड एक तरीके की रेशो होती है, ठीक है। क्यों, देखिए अगर कंपनी एक स्टेबल डिविडेंड दे रही है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कंपनीज विद हाई डिविडेंड यील्ड आर लाइकली टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक। अब जो जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे डिविडेंड भी मिल रहा है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कि टाइम टू टाइम वो डिविडेंड देती रहती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम वो डिविडेंड नहीं देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो जो अपने रिजर्व वगैरह है ना वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। रिजर्व मतलब वो कुछ पैसा सेट असाइड करके रखें, ताकि जब अगर बैड कंडीशन आती है तो उस टाइम पे उसका हम यूज़ कर सकें। तो इसीलिए हमारे लिए एज ए रिसर्च एनालिस्ट हमें डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग ये पॉलिसी पढ़ रहे होंगे तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी बायबैक वो कितनी बार लेकर आई है। बायबैक मतलब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को खुद ही वापस खरीद लेती है। तो उससे क्या होता है कि उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो देखिए अब जो शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहते हैं कि उनको उनको जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो देखिए अगर डिविडेंड देंगे तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन बायबैक के थ्रू क्या होगा कि वो अपनी रिटर्न वो ईजिली वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज प्रीफर करती हैं बायबैक के लिए, ठीक है, वो उनको डिविडेंड नहीं देना चाहती हैं। तो इसलिए हमें डिविडेंड्स और जो शेयर बायबैक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी उस कंपनी की। हाउएवर दिस टास्क इज़ नॉट सिंपल एंड वुड इन्वॉल्व एनालिसिस टू टेक इनटू कंसिडरेशन अदर सर्कमस्टांसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ये चीज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए ये भी चेक करना ज़रूरी है कि कंपनी किस कंडीशन में शेयर बायबैक लेकर आई है और उसका क्या रीज़न है, ठीक है। क्योंकि हमें रीज़न भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो चाहते हैं कि बस वो शेयर बायबैक लेकर आए, ठीक है, और वो निकल जाए। बट इसके और भी केसेस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग सिनेरियोज हमको वहाँ पे देखने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, ठीक है, उस पैसे को इन्वेस्ट करने की, और इसलिए जो कंपनी है वो डिविडेंड पे डिविडेंड दिए जा रही है। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है, तो ये भी हमें देखना ज़रूरी है। हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, तो कंपनी की जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसकी भी हिस्ट्री हमें देखना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब जैसे डिविडेंड्स हो गया, बोनस हो गया, स्प्लिट्स हो गए, राइट इश्यू हो गए, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है, और उसका कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर। और जब भी हम ये सारी चीज़ हम कर रहे होंगे तो हमें कंपनी के जो ओनर्स हैं हमें उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। क्योंकि हमें देखना ज़रूरी है कि क्या उन लोगों ने शेयर सेल परचेज तो नहीं करे उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि देखिए सबसे क्लोज बिजनेस के कौन है, वही है, ठीक है। तो उनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। और वो जो सेबी है, ठीक है ना, सेबी की कुछ गाइडलाइंस है वो उसके तहत ही वो सारे एक्ट करती है, ठीक है, जितने भी कंपनीज के ओनर हैं। तो इसीलिए हमारे लिए चेक करना ज़रूरी है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कब कब शेयर्स उन्होंने सेल करे, कब कब उन्होंने परचेज़ करे, या फिर हो सकता है वो किसी और तरीके से कंपनी शेयर परचेज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आपको शायद पता होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग इनलीगल है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे दे रखी है आपको एक केस स्टडी, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपको पढ़नी है और उसको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, तो ये केस स्टडी है मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँगा।